हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7, द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। तो ये आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एरा के बारे में, गुप्त काल के बारे में। ठीक है, जो कि एक युग है जिसमें टायरलेस होता है, कभी ना थकने वाला। और क्रिएटिविटी आप सबको पता है सृजनशीलता होती है, तो कभी ना थकने वाली सृजनशीलता का युग, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो एक ही जगह पर बिना सर्च में टाइम गवाए आसानी से मिल जाए। तो चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नाइदर फोर्स नोर मेयर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट एविल। तो ना ही बल के द्वारा, ताकत के द्वारा, न केवल कूटनीति से, ठीक है, एलिमिनेट इविल मतलब अधर्म का नाश किया जा सकता है। तो ना तो बल के द्वारा, ना ही केवल कूटनीति से अधर्म का नाश किया जा सकता है। नोर इज राइटसनेस अपहेल्ड बाय फ्लैटरी अलोन। तो राइटसनेस होता है धर्म, ठीक है, न ही चाटुकारिता से धर्म की स्थापना की जा सकती है कि फ्लैटरी, तुम मीठी मीठी बातें करो उससे धर्म की स्थापना हो जाएगी। इट इज विजडम एंड नॉलेज दैट ट्रूली स्ट्रेंथन ए किंगडम, नॉट इंडल्जेंस इन लग्जरीज। तो राज्य की जो वास्तविक शक्ति होती है किसी राज्य की, रियल पावर, ठीक है, ट्रू स्ट्रेंथ जो होती है किसी राज्य की, वो काहे में होती है? वो नॉलेज में होती है और बुद्धि में होती है। ठीक है, इन दोनों में ही निहित होती है, न कि भोग वृत्ति में। लग्जरियस मतलब भोग करना किसी चीज का, भोग विलास में। तो ये कहा है कालिदास इन रघुवंशम। तो ये हमारे कालिदास थे, जो हमारे भारत के बहुत पुराने कवि थे, महान संस्कृत कवि और नाटककार भी थे, इन्होंने नाटक भी लिखे। तो इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइनें ली गई हैं ये इन्हीं की एक रचना रघुवंशम, जो कि एक महाकाव्य है जिसमें सूर्यवंशी राजाओं के वंश का वर्णन है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के प्रतापी शासकों की गाथा कही गई है, उससे ये लाइनें ली गई है। ठीक है, तो जो ये कालिदास जी थे वो गुप्त सम्राट, गुप्ताज, जो गुप्ताज सम्राट थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, उनके शासनकाल में थे और उनके नवरत्नों में से एक थे वो। ठीक है, और बहुत ही महान ये कवि रहे हैं। चलिए आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त जो इरा रही है, गुप्ता इराज, हमारे इंडिया की एंशियंट टाइम की, इसको भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन इरा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की गोल्डन इरा भी ये कही जाती है। तो इसको क्यों इसको गोल्डन इरा कहते हैं, इस चैप्टर में वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी और आप उनको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है लैंडस्केप ऑफ अजंता केव्स डेटिंग फ्रॉम 2nd सेंचुरी बीसी टू अबाउट 400 सी। तो ये अजंता केव का फोटो आप देख रहे हैं, जो अजंता की केव्स हैं। ठीक है, तो ये बनाई गई थी 200 सेंचुरी बीसी से लेकर 480 सी तक, कॉमन इरा तक। तो चलिए अब द बिग क्वेश्चन जो हम हर बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और किस किस चीज का हमें नॉलेज मिलेगा। हु वर द गुप्ताज। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, गुप्ता कौन थे? एंड व्हाई इज गुप्ताज पीरियड समटाइम्स कॉल्ड द क्लासिकल एज इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है उसको कभी कभी, इंडियन हिस्ट्री में गुप्ता काल को कभी कभी क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है? क्लासिकल होता है उत्कृष्ट बहुत ज्यादा। तो व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम। अब उस समय में पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में क्या हो रहा था वो जानेंगे। नाउ कम टू थर्ड, हु वर सम ग्रेट फिगर ऑफ दिस पीरियड एंड व्हाई डू देयर स्टोरीज मैटर टुडे। तो जो ये एज थी, टाइम था, उसके कुछ मेन कैरेक्टर, महान व्यक्ति कौन कौन थे, आज भी उनके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो वे क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जो आज भी
कथाएं उनके बारे में हम सुनते हैं। चलिए इन सब चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। नाउ कम टू ध्रुव एंड भविष्य हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम देयर जर्नी टू द पांड्या किंगडम। अब जो ध्रुव और भविष्य थे अभी अभी अपने पांड्या राज्य की यात्रा से वे लौटे थे। पांड्या राज्य की यात्रा आपने भी की है लास्ट चैप्टर में, तो आपको भी पता होगा कि ये पांड्या किंगडम कहाँ पे था। दे हैड सीन द स्प्लेंडेड मार्केट, टेकन ए शॉर्ट ट्रिप ऑन ए शिप एंड मीट सम रोमन ट्रेडर्स बाइंग पर्ल्स। तो वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा था, आपने भी देखा, बहुत सुंदर सुंदर मार्केट देखी, स्प्लेंडेड मार्केट, भव्य बाजार। ठीक है, आपने वहां नौका विहार देखा। क्यों? शॉर्ट ट्रिप ऑन शिप। तो और कुछ जो रोमन ट्रेडर हैं उनसे भी आप मिले। ये मतलब भविष्य और ध्रुव और आप भी मिले जब आपने उनके बारे में पढ़ा, तो जो मोतियां खरीद रहे थे। रोमन ट्रेडर्स क्या कर रहे थे? मोती खरीद रहे थे, बाइंग पर्ल्स। नव देवर ईचिंग टू यूज इतिहास अगेन एंड जंप ए फ्यू सेंचुरीज। अब वे दोबारा से इतिहास, जो उनके पास में यंत्र था इतिहास नाम का, उसका यूज कर रहे हैं और कुछ और शताब्दियों की यात्रा करना वे चाहते थे। What would that be like? तो वह समय कैसा होगा? They wondered. उन्होंने सोचा। Will the cities be the same? क्या जो सिटी थी वे पहले जैसी ही होंगी? What about the people and society? Would they have changed? तो जो लोग थे, समाज थे, वे कैसे होंगे और उनमें क्या क्या चेंजेज हुआ होगा? What kind of governance would they have? और किस तरह की वहां पर शासन प्रणाली, मतलब गवर्नेंस होगी। वुड देयर बी न्यू लिटरेचर, न्यू आर्ट? तो क्या वहां पर न्यू लिटरेचर चेंज हो गया था, नया लिटरेचर था, या फिर नया आर्ट देखने को मिलेगी? दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट एंड वर सून विस्क अवे। तो अभी वे इन क्वेश्चंस के उत्तर के वेट में ही थे कि तभी जो इतिहास है वह उन्हें एक नए युग की ओर ले चला। जो उनका इतिहास नाम का उनके पास में यंत्र था, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट था। तो अब देखिए यहां पर आपको ये गुप्ता एम्पायर पूरा इसमें दिखाई देगा मैप में कि कहां कहां तक वो फैला था। द कामरूप किंगडम was an important power that ruled in parts of modern day Assam. ठीक है, तो यहां पर बताया गया है जो कामरूप राज्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर था जिसने आज के आसाम के कुछ भागों पर शासन किया। यह है कामरूप किंगडम। तो देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि आज का आसाम लगभग वहीं पे है। नाउ कम टू गुप्ताज। द गुप्ता एम्पायर was the most powerful and flourished from the 3rd to the 6th century CE with its capital at Patliputra, present day Patna। तो ये आप गुप्ता एम्पायर के बारे में देख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था उस टाइम में, और थर्ड कॉमन इरा से लेकर 6 कॉमन इरा तक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। फ्लोरिश और पावरफुल था, ठीक है, समृद्ध था और प्रभावशाली था। फ्लोरिश होता है समृद्ध होना। और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो कि आज का पटना है, समवेयर यहां पड़ता है। तो ये आपको उस टाइम के जो रूलर थे उनके बारे में बताया जा रहा है। नाउ कम टू वाकाटक किंगडम। द वाकाटकाज रूल इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद देयर कैपिटल एट नंदीवर्धन नियर प्रेजेंट डे नागपुर। तो जो वाकाटक थे, वाकाटक राजवंश, उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सेंटर पार्ट पर राज किया है। उनकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो नंदीवर्धन थी, जो कि आज के नागपुर के पास है। अब चलिए ये रहे पल्लव किंगडम, पल्लवाज विद जस्ट ए सेकेंड with their capital at Kanchipuram. The Pallavas rose to
rose to power after the Satavahan dynasty and ruled till the later half of the 9th century CE। तो जो पल्लवाज थे वे सातवाहन वंश के बाद में, जब सातवाहनाज का एंड हो गया, उसकी जगह पे ये आए थे, ठीक है। और इन्होंने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया, अपनी कैपिटल बनाया, और 9th सेंचुरी के हाफ तक, मतलब लास्ट तक इन्होंने शासन किया, लेटर हाफ, बाद के हाफ तक। तो इस तरह से इस पूरी इमेज से आपको पता चलेगा कि जब गुप्ताज थे इंडिया में, गुप्ताज का एम्पायर था सबसे बड़ा, तो तब कौन कौन से किंगडम बाकी और वहां पर थे, जैसे कामरूप हो गया, वाकाटक हो गए, वाकाटक हो गए और पल्लव हो गए। नाउ कम टू भविष्य। भविष्य, माई हेड इज स्पिनिंग, देर आर सो मैनी किंगडम एंड एम्पायर्स। वो कह रहे हैं कि मेरा सर चकरा रहा है, घूम रहा है, इतने सारे राज्य और साम्राज्य देख के। हाउ एम आई एवर गोइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। तो यह सब मैं कैसे याद रख पाऊंगी, इतने सारे। अब ध्रुव कह रहा है, डू नॉट वरी भविष्य, चिंता मत करो भविष्य, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड वी विल रिमेंबर इट। तो चलो पहले यह समझते हैं कि उस समय क्या हो रहा था, तो फिर हमें याद हो जाएगा खुद से। जब हम समझेंगे तो उस टाइम को हम एक बार समझ लेते हैं कि तब हो क्या रहा था। भविष्य कह रही है, इज देयर एनीथिंग इन दिस पीरियड दैट वी कैन सी बैक होम। तो क्या उस समय की कोई ऐसी चीज है जिसे हम अपने घर के आसपास भी, जो हमें हमारे घर के आसपास भी देखने को मिल सकती है, जो उस टाइम की हो। ध्रुव कह रहा है, लेट अस यूज आवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट। तो चलो अपने टाइम मशीन का यूज करते हैं और पता लगाते हैं। भविष्य एक्टिवेट इतिहास एंड दे जंप टू मेहरौली इन दिल्ली वेयर द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड। तो भविष्य ने क्या किया, जो उसके पास में इतिहास नाम का उसका यंत्र था, मशीन थी, उसको एक्टिवेट कर दिया और वे दोनों दिल्ली के मेहरौली पहुंच गए। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मेहरौली, वहां पर प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, आयरन पिलर है, ठीक है। तो उसको वो देखने के लिए वहां चले गए। दे ओवर हियर ए टूर गाइड नियर बाई हु वाज एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पिलर। तो पास ही वे एक टूर गाइड को सुनते हैं, जो उनके पास में खड़ा दूसरों को बता रहा है। तो जो आयरन पिलर है उसका सिग्निफिकेंस बता रहा होता है कि कितना पुराना है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में। तो ये है आयरन पिलर, देखिए, ठीक है। तो ये गुप्ताज के टाइम का है, जो आज भी खड़ा है वहां पर। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है दिल्ली में मेहरौली के आयरन पिलर की, कि इसमें आज तक भी जंग नहीं लगा है। जैसा कि आपने साइंस की बुक में पढ़ा भी है अपने, कि आयरन का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो क्या होता है, कोरोजन होता है। और कोरोजन के लिए क्या क्या चाहिए होता है उसको लगने के लिए, उसको एयर चाहिए होती है और मॉइस्चर चाहिए होती है। और दिल्ली में दोनों चीज़ें अवेलेबल है, एयर भी अवेलेबल है और मॉइस्चर भी अवेलेबल है। बट उसके बावजूद भी अराउंड 1600 ईयर्स बीत चुके, आज तक भी इसमें जंग नहीं लगा है। नाउ टूर गाइड बोल रहा है, दिस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ओवर 1600 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल स्टैंड टॉल विदाउट रस्टिंग। तो वही ये बात बता रहा है जो हमने अभी जिक्र किया, कि ये जो आयरन पिलर है 1600 साल से भी अधिक पुराना है और आज भी बिना जंग लगे खड़ा है। इट इज टेस्टामेंट टू द एडवांस मेटालर्जिकल स्किल ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये जो है हमारा एंशियंट इंडिया था, उसके जो मेटालर्जी थी उस टाइम में, इसका प्रमाण है कि वो कितनी एडवांस थी, कितनी स्किल्ड थी। अब भविष्य कह रही है, क्योंकि आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है, कितने बड़े से बड़े साइंटिस्ट हो गए, कोई कितनी बड़ी से बड़ी कंट्री हो, कोई ऐसा नहीं है जो आयरन को में कुछ भी ऐसा मिक्स करके उसको बनाने में सक्षम हुआ हो कि आयरन में रस्टने लगे। नो भविष्य कह रही है 1600 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट रस्टिंग, लेट अस गो एंड सी इट। कि 1600 साल पुराना है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा, चलो इसको पास से देखते हैं। भविष्य कह रही है, लुक इज दिस द फेमस आयरन पिलर। भविष्य कह रही है, देखो यही ये फेमस आयरन पिलर है। क्या यही फेमस आयरन पिलर है? ध्रुव कह रहा है, ओ वाओ, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट बट आई कांट
रीड इट। जैसे कि आपको भी दिख रहा था इमेज में, वहां पर कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही ध्रुव कह रहा है कि इस पर कुछ लिखा तो है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो भविष्य बोलती है आई वंडर हु मेड दिस, इसे किसने बनवाया होगा और क्यों। मैं इसको लेकर वंडर्ड हूं। एंड वाई, लेट अस हियर व्हाट द गाइड अंकल हैज टू से अबाउट दिस। तो चलिए गाइड अंकल को दोबारा से सुनते हैं कि वो इसके बारे में और क्या बता रहे हैं। Now tour guide. The six ton pillar was erected during the reign of चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये जो 6 टन का पिलर है, ये गुप्त साम्राज्य के जो गुप्ताज थे उनके शासक चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में स्थापित किया गया था। ए रूलर ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी, जो गुप्ताज डायनेस्टी के एक रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड, उनके टाइम में इसको खड़ा किया गया था। It was probably erected first in front of the Udaygiri caves, that is Madhya Pradesh, and brought to Delhi a few centuries later. तो अगर आप बात करो कि प्रोबेबली संभवतः इसे पहले मध्य प्रदेश में जो उदयगिरी की गुफाएं हैं उसके सामने स्थापित किया गया था, और कुछ शताब्दियों के बाद में, आफ्टर सम सेंचुरीज, उसके बाद इसको दिल्ली लाया गया। इट वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड इट्स इंस्क्रिप्शन ये सेलिब्रेट द किंग्स अचीवमेंट्स। तो ये जो पिलर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, डेडिकेटेड है, और इस पर जो लिखे अभिलेख हैं जैसे इंक्रिप्शंस हैं वो सम्राट की विजय गाथाओं का वर्णन करते हैं, उसके अचीवमेंट्स का। नो बोथ, अब दोनों, दैट इज सो फैसिनेटिंग, यह तो बहुत ही रोचक है। वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट दिस किंग एंड हिज एम्पायर। तो हम इस किंग के बारे में और उसके एम्पायर के बारे में और अधिक जानने को उत्सुक हैं। नाउ लेट अस बिगिन दिस एक्साइटिंग जर्नी इनटू द हिस्ट्री ऑफ गुप्तास एम्पायर। तो चलिए जो गुप्ता एम्पायर है उसकी हिस्ट्री की हम रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। Now first, don't miss out. Picture leaving a bicycle out in the rain for just 1 year. तो अगर आपने कोई देखा होगा कोई साइकिल बस 1 साल से आपने उसको बाहर छोड़ दिया, तो इट वुड सून शो साइन ऑफ रस्ट, तो उसमें आपको रस्ट के साइन दिखने लग जाएंगे। येट दिस एंशिएंट पिलर स्टैंडिंग अंडर द ओपन स्काई फॉर सेंचुरीज रिमेन अनअल्टर्ड। तो देखिए ये जो पिलर है वो कितने सौ सालों से, 1600 सालों से खुले आकाश के नीचे खड़ा रहने के बाद भी वैसा का वैसा ही है। साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू अनकवर दिस सीक्रेट एंड दे बिलीव इट इज बिकॉज ए यूनिक थिन लेयर created by the special iron used and oxygen from the air form on surface of the iron protecting it from corrosion। तो जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस रहस्य को जानने की बहुत कोशिश की और अब उनका मानना है वो एग्जैक्ट इस तक नहीं पहुंच पाए, बट उन्होंने वे फाइनली एक कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि ये जो पिलर है उसके ऊपर एक बहुत ही एक केमिकल लेयर चढ़ाई गई है, बहुत ही बारीक, ठीक है, जो बहुत एक डिफरेंट टाइप के, स्पेशल टाइप के लोहे और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस उपस्थित है उसकी रिएक्शन से बनी है वो बारीक परत। तो ये जो परत है वो लोहे को कोरोजन से बचाती है। बट वो लेयर बनाई कैसे गई, यूनिक थिन लेयर, इसका आज तक कोई साइंटिस्ट पता नहीं कर पाया कि ये बनाई कैसे गई है। तो सोचो अगर आज के टाइम में हमारे साइंटिस्ट इस बात का पता लगा लें कि ये कैसे बनाई गई, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट होगा आज के टाइम में कि आयरन को हम रस्ट से आसानी से बचा पाएंगे। और जो पैसा हम आयरन को रस्ट से बचाने में वेस्ट करते हैं, जैसे कि उस पर पेंटिंग करना, और जैसे पानी के ये सिप हैं, सिप में क्या है कि बहुत जल्दी रस्ट होते हैं और उनको बार बार नया दोबारा से बनाना पड़ता है, तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे की सेविंग हो जाएगी। Now a new power emerges.
तो एक नई शक्ति का उदय हम देखेंगे। बाय द 3rd century CE द कुशानाज एम्पायर विच स्प्रेड ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड टू वीकन। तो यहाँ पर बात करेंगे हम 3rd century CE से, थर्ड सेंचुरी कॉमन इरा से। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जहाँ की जो कुशानाज एम्पायर था वो पूरा फैला हुआ था, अब वो कमजोर होने लगा था, वीकेंड। नाउ किंगडम एमर्ज सेटिंग द स्टेज फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड द न्यू एक्टर ऑन दिस स्टेज वाज द गुप्ता डायनेस्टी। तो इसके बाद में नए नए राज्यों का उदय हुआ दोबारा से, और इससे एक नए काल की भूमिका बनी जो कि गुप्ताज डायनेस्टी के स्टार्टिंग जिसका जो अंतिम अंत हुआ वो गुप्ता डायनेस्टी के स्टार्टिंग से हुआ। कि अब देखिए गुप्ता डायनेस्टी फोकस में आ गई, गुप्ता डायनेस्टी। देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ द गुप्ताज। तो जो गुप्ताज का ओरिजिन है, उत्पत्ति है, उसको लेकर बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज है, मत हैं। हाउएवर इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट दे इमर्ज इन ए रीजन नियर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एज रीजनल रूलर। लेकिन एक पूरा जो सबने मान रखा है वो एक मत ये है कि उनका जो ये था, इमर्ज था, उद्भव था, वो आज के उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में था, और वे यहाँ के लोकल रूलर थे, लोकल शासक के रूप में। ओवर टाइम दे रोज टू प्रोमिनेंस एंड इस्टेब्लिश ए पावरफुल एम्पायर। तो जैसे जैसे समय बीता उन्होंने क्या किया, अपना खुद के एक पावरफुल एम्पायर में इमर्ज किया, डेवलप किया, बहुत ज्यादा प्रभुत्वशाली हुए और एक शक्तिशाली साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। द गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड रिमार्केबल इन इंडियन हिस्ट्री एंड इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन मैनी एरियाज। तो जो भारत का इतिहास है उसमें गुप्त काल को बहुत ही विलक्षण माना जाता है, रिमार्केबल। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रगति हुई। The field of art, architecture, literature and science flourished particularly during the time of Chandragupta II and the legacy continues even today। तो इसमें बताया गया है कि विशेष रूप से जो चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम था उसमें जो आर्ट था, आर्किटेक्चर था, लिटरेचर था, और उस समय का जो साइंस विज्ञान था, उनके सब के सभी एरिया में बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व उन्नति उस समय में हुई थी। ठीक है, जिसकी जो लेगेसी है वो आज तक भी विद्यमान है, जिसकी छाप बोलोगे कि आज तक भी वो विद्यमान दिखती है। जैसे कि आप देख रहे हो आयरन पिलर। द इंस्क्रिप्शंस ऑन द आयरन पिलर इन दिल्ली स्पीक्स टू ए किंग नेम्ड चंद्रा who has been identified with Chandragupta II, not to be confused with Chandragupta Maurya from the Maurya dynasty whom we met earlier। तो जो ये दिल्ली का आयरन पिलर है उस पर जो लिखा हुआ है, लिखे हुए में एक चंद्र नामक राजा का नाम देखने को मिलता है। तो जिसे जो हमारे इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड माना है। लेकिन आप इसको कंफ्यूज मत करना, इस चीज का ध्यान रखना कि ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है जो आपने मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ा था अर्लियर। चंद्रगुप्त सेकंड आल्सो नोन एज विक्रमादित्य वाज वन ऑफ द रिनोन्ड रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वे गुप्त काल के, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, रिनोन्ड रूलर, बहुत प्रसिद्ध। ही वाज ए डेवोटी ऑफ विष्णु एंड हिज माउंट वाहना गरुड़ ऑफन अपीयर ऑन मैनी इंस्क्रिप्शंस। तो वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके वाहन, भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। इसको याद रखना आप, ठीक है। तो गरुड़ की आकृति के ही विक्रमादित्य के बहुत सारे अभिलेखों पर मिलता है। मतलब जो उनका वाहन है गरुड़, उसकी आकृति, उसकी इमेज, जो विक्रमादित्य के बहुत सारे इंक्रिप्शंस हैं उन पर भी वो इमेज देखने को मिलती है गरुड़ की, क्योंकि वो भगवान विष्णु के डिवोटी थे, उपासक थे।
Now don't miss out. Have you noticed that second in Chandragupta second's name? तो क्या आपने चंद्रगुप्त सेकंड के नाम में सेकंड को देखा? Historians added this number because there was another Chandragupta before him, his grandfather. तो जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, वे नंबर इसलिए लिख देते हैं क्योंकि उनसे पहले भी एक अन्य दूसरा चंद्रगुप्त थे जो उनके ग्रैंडफादर थे. Now this tradition of naming the first son after his grandfather is followed by some Indian families even today. तो जो इंडियन फैमिलीज हैं उनमें आज भी ये परंपरा कहीं कहीं देखी जाती है कि पहले पुत्र का जो नाम होता है वो अपने बाबा के नाम पर रखा जाता है. Now Chandragupta first, as he is referred to, played a crucial role in the early expansion of the Gupta Empire. He is remembered for his coin and strategic alliance which helped him consolidate his power and lay the foundation of a strong empire. तो अब जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उसके बारे में बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त साम्राज्य के गुप्ता एम्पायर के जो सबसे पहले एक्सपेंड करने वाले, ठीक है, एक्सपेंड करने वाले की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि उन्होंने शुरुआती चरण में जो गुप्ता एम्पायर था इसको एक्सपेंड किया और जो अपने सिक्के और जो रणनीतिक गठबंधन थे, दूसरों के साथ में अलायंसेस थे, उसके लिए वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जिसके जरिए उन्होंने अपनी शक्ति का, पावर का केंद्रीकरण किया, सेंट्रलाइजेशन किया और एक बहुत ही सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी. फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर की नींव उन्होंने रखी. Gold coin featuring King Chandragupta first with his queen Kumar Devi. On the reverse side, a seated goddess identified as Lakshmi. तो देखिए ये एक गोल्ड कॉइन है जिसमें जो किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं वो अपनी वाइफ के साथ में दिखाए गए हैं. उनकी वाइफ है कुमार देवी, ठीक है. और इसके जो पीछे वाला भाग है उस पर एक देवी दिख रही है जिसको लक्ष्मी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है. द वॉरियर किंग, तो योद्धा शासक. द प्रयाग प्रशस्ति, ए पिलर इंस्क्रिप्शन इन प्रयागराज, प्रेज द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त. चंद्रगुप्ता सेकंड फादर. तो जो प्रयागराज है, प्रयागराज में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो कि जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, ठीक है. प्रयाग प्रशस्ति जो कि पिलर इंस्क्रिप्शन है प्रयागराज में. तो वो जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके फादर समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड के फादर समुद्रगुप्ता की उपलब्धियों की वो प्रशंसा, अचीवमेंट्स के बारे में उसमें लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द इंस्क्रिप्शन द court poet Harisen, the king's ambition was to be Dharanibandha or to unify the earth. तो ये जो पूरा इंक्रिप्शन है उसके लेखक हैं उस समय के जो पोएट थे, राजकवि थे, हरिसेन. तो उनके अनुसार राजा की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा, ठीक है, राजा की महत्वाकांक्षा धरणीबंध होना या संपूर्ण पृथ्वी को एक करना था. धरणीबंध का मतलब है धरणीबंध या यूनिफाई द अर्थ, पूरी अर्थ को एक कर देना, कि जहां पर केवल एक ही राज्य हो और वो हो एक ही एम्पायर हो, वो हो गुप्ता एम्पायर. टू दिस एंड ही फॉट मेनी वार डिफीटिंग kings, taking over their kingdoms and expanding his empire. तो अब देखिए जब वो पूरी पृथ्वी को एक कर देना चाहता था तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे युद्ध लड़े और कई राजाओं को हराया भी और उनके राज्यों पर अधिकार किया और अपना जो साम्राज्य था उसको एक्सपेंड किया, अपने एम्पायर को. मैनी डिफीटेड किंग्स वर reinstated and offered tribute to Samudragupta while other fearing his might submitted without protest. तो उस समय के जिन राजाओं को उसने हरा दिया था तो उन्होंने क्या किया, जो गुप्ताज थे समुद्रगुप्ता उसकी
अधीनता को स्वीकार कर लिया, और बहुत सारे जो उसकी शक्ति को देखकर डर गए थे, उन्होंने बिना युद्ध लड़े ही अपने घुटने उनके सामने टेक दिए, हार मान ली। नव एन एंशिएंट एन इंक्रिप्शन बाय हरिसेन। तो जो हरिसेन थे समुद्रगुप्ताज के दरबारी कवि, ये उनके द्वारा लिखा गया है कि इंक्रिप्शन मिला है, ये फटा हुआ है, देखिए आप, बहुत टाइम हो गया। हरिसेन also wrote about how the king supported art, learning and trade, making his kingdom rich and successful। तो जो हरिसेन है, इन्होंने ये भी लिखा है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने आर्ट के, लर्निंग के, ट्रेड के, कला के, ज्ञान के और व्यापार को प्रोत्साहन दिया, जिससे उनका जो राज्य था वो बहुत ही क्या हुआ, रिच, अमीर हुआ और सक्सेसफुल हुआ। समुद्रगुप्ता हिमसेल्फ इज पोर्ट्रेड एज ए वीना प्लेयर इन वन ऑफ द कॉइन ही मिंटेड। तो समुद्रगुप्ता जो थे उनको एक सिक्के पर खुद को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इसको वीणा बजाने वाला राजा भी कहते हैं समुद्रगुप्ता को। तो 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके, कि टोटल 3 क्वेश्चन अभी तक आपके एमसीक्यू हुए, कि जो दिल्ली में आयरन पिलर है वो किसने बनवाया, वो बनवाया चंद्रगुप्त सेकंड ने। और जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है प्रयागराज में, प्रयाग प्रशस्ति इंक्रिप्शन, वो किसके बारे में लिखा है, समुद्रगुप्त के बारे में, फादर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। और लिखवाया किसने है, उनके राज दरबारी कवि हरिसेन ने। ठीक है। और अगेन वीणा बजाने वाला राजा किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्ता है। तो ये सारे एमसीक्यूज आपके रेडी हो गए साथ के साथ। नाउ थिंक अबाउट इट। तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं। वाई डू यू थिंक किंग चूज टू प्रोक्लेम देयर अचीवमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो आप अपने विचारों से बताइए कि राजाओं ने अपनी जो उनकी उपाधियां थी, अचीवमेंट्स थे, उनको अभिलेखों के माध्यम से क्यों प्रस्तुत किया होगा, क्यों कहीं ना कहीं अपनी उपाधियों को लिखवाया होगा। ठीक है। तो ये आप सोचिए, ए सीटेड समुद्रगुप्त प्लेइंग द वीणा ऑन द रिवर साइड गोडेस लक्ष्मी। ठीक है। तो ये गोडेस लक्ष्मी है और ये समुद्रगुप्त यहाँ पर वीणा बजा रहा है। नाउ लेट अस रिमेंबर। तो इसको आप याद रखिए। एम्बिशियस किंग समटाइम्स परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ टू बिल्ड माइटी एम्पायर्स एंड लीव ए लेगेसी फॉर द फ्यूचर। तो जो एम्बिशियस राजा होते थे, महत्वाकांक्षी राजा होते थे, वे कभी कभी शक्तिशाली एम्पायर स्थापित करने के लिए, अपनी विरासत के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे, जैसा कि आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में पहले ही पढ़ा है। सच ए सिग्निफिकेंट इवेंट वाज कमेमोरेटेड बाय मिंटिंग स्पेशल कॉइन लाइक द वन शोन इन फिगर 7.7। तो ऐसे जो इस तरह के इवेंट्स होते थे, आयोजन होते थे, उनकी याद में विशेष सिक्के बनवाए जाते थे, जैसा कि आपको फिगर 7.7 में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये इस तरह से देखिए यहाँ पर इस पे एक पे अश्व, घोड़ा जिसको कहते हैं, वो बनवाया गया है। ठीक है। दिस कोइन डेपिक्ट द sacrificial horse of the Ashwamedh yajna, the reverse depict the queen holding a chorifly whiskey। ठीक है। तो यहां पर ये एक सिक्का दिखाया गया है आपको, जिसमें अश्वमेध यज्ञ का अश्व है बना हुआ एक तरफ, तो कि वो जो राजा थे अश्वमेध यज्ञ कराते थे और फिर उस समय के जो मुद्रा थे, सिक्के थे, उनको छपवाते थे और उसमें लिखवाते थे कि मैंने अश्वमेध यज्ञ कराया, मेरा घोड़ा कहाँ कहाँ तक गया और कितना क्षेत्र मेरे राज्य के अंदर में आता था। तो दूसरी तरफ आपको रानी को दिखाया गया है, जो कि हाथ में चंवर लिए हुए है। Some literary sources gave us descriptive information about rulers, kingdoms and the people। तो बहुत सारे जो लिटरेरी सोर्सेस हैं वो हमें उस समय के किसके बारे में,
किंगडम रूलर्स के बारे में, किंगडम के बारे में और पीपल्स लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करते हैं। द विष्णु पुराण फॉर द इंस्टेंस स्पेसिफाई द की रीजन्स ऑफ द एम्पायर। तो जो उदाहरण के लिए अगर आपको लेना है तो विष्णु पुराण में साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। द गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुगंगा, द मिडल गंगेटिक बेसिन, प्रयाग, प्रेजेंट डे प्रयागराज, साकेत, अयोध्या एंड मगध, अप्रोक्सीमेटली बिहार, ऑल द सराउंडिंग रीजन्स। तो देखिए अब जो गुप्ताज एम्पायर था, गुप्ताज डायनेस्टी थी, उसके बारे में बताया गया कि वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो गुप्ताज डायनेस्टी को क्या बोलते थे? अनुगंगा, कि जो गंगा घाटी थी उसके सेंटर का पार्ट अनुगंगा, प्रयागराज जो कि आज का प्रयागराज है, साकेत, अयोध्या, मगध पूरा बिहार और इसके आसपास के क्षेत्रों पर उनका रूल था। बट एट इट्स पीक द गुप्ता एम्पायर कवर्ड ए लार्ज एरिया देन दिस। जब वो अपने पीक पर थे, पूरे उत्कर्ष पर थे, तो गुप्ता जो एम्पायर था उसके अंडर में इससे भी बड़ा एरिया आता था। मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया अलोंग विद पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। तो उसमें जो नॉर्थ इंडिया था और वेस्ट इंडिया था, उसके साथ साथ सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के भी बहुत सारे भाग शामिल थे जिन पर उन्होंने रूल किया, शासन किया। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, आइए पता लगाते हैं। इन द ग्रेड 6 चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वी लिस्टेड मल्टीपल सोर्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट। तो आपने कक्षा 6 के जो आपका चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे सोर्सेज जाने हैं जिनसे हम पास्ट का पता लगा सकते हैं। कंपाइल ए लिस्ट ऑफ सोर्सेज वी हैव रेफर्ड टू सो फार इन द चैप्टर। व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम ईच सोर्स। तो अब आप इस चैप्टर में हमने अब तक जिन जिन सोर्सेज का जिक्र किया है उनकी एक लिस्ट बनाइए और हर एक सोर्स से प्राप्त जो आपने जानकारी प्राप्त की है उसको आप नोट डाउन करिए। Now imagine what it would you entail to move a whole army of soldiers, elephants, horses, cooks and other support staff as well as the supplies to feed them all। अब आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ी सेना जिसमें सैनिक हो, हाथी हो, घोड़े हो, महाराज हो और बहुत सारे उनके सहायक कर्मचारी हो, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने और उनके खाने की आपूर्ति पर कितना खाने की आपूर्ति, ये सब चीजें कितनी बड़ी रही होंगी। ठीक है, कि जो ये पूरी इतनी बड़ी सेना एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो जिसमें राजा भी है, हाथी भी, घोड़े भी, सैनिक भी हैं, उनके सहायक कर्मचारी भी हैं और बहुत साथ में उनको रास्ते में खाना भी चाहिए। क्लियरली द ट्रिब्यूटरी किंग मस्ट हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड फॉर दीज। तो ये बिल्कुल क्लियरली है, स्पष्ट रूप से है कि जो ट्रिब्यूटरी राजा होते थे उनको इनकी व्यवस्था करने के लिए कहा जाता होगा, क्योंकि इतनी सारी सेना के लिए, इतने लोगों के लिए खाना पीना सब चीजें ले जाना वो इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी दूर तक वे युद्ध करने जाते थे। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, चलिए पता लगाते हैं। टेक ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड लोकेट द प्रेजेंट डे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर द गुप्ताज रूल्ड, सी फिगर 7.8। तो आज का आप प्रेजेंट का इंडियन मैप लीजिए और उस पर जो अभी के हमारे प्रेजेंट स्टेट हैं और हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज होती है केंद्र शासित प्रदेश, जिन पर जो हमारा केंद्र होता है उसी का वो उसके अंडर में डायरेक्टली आते हैं, होम मिनिस्ट्री के। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, जो कि केंद्र सरकार का पार्ट होता है। तो वो जब चाहे जैसा चाहे उसमें फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर ये आपको पूरा उसको आप पहचान कीजिए और उसको मार्क कीजिए जहां पर गुप्ताज ने रूल किया। मार्क दीज स्टेट्स ऑन मैप एंड काउंट हाउ मेनी यू फाउंड। तो इन स्टेट्स को आप मैप पर मार्क कीजिए और आप इनको काउंट करिए कि आपको कितने राज्यों के बारे में, कितने स्टेट्स के बारे में पता है। देन कंपेयर योर फाइंडिंग विद योर फ्रेंड टू सी इफ एवरीवन गॉट द सेम नंबर और डिस्कवर समथिंग डिफरेंट। तो इसको आप अपने
साथ वाले दोस्तों के साथ में शेयर करिए और पता लगाइए कि उन्होंने भी उतने ही स्टेट्स में मार्क किया है जितनी स्टेट्स में आपने मार्क किया है, उन्होंने कम या ज़्यादा में किया। तो देखिए ये है, आपको मैप दिखाया गया है जो गुप्ता एम्पायर का आपको एक्सपेंशन दिखाता है। ठीक है, तो ये जो येलो येलो इस पार्ट दिखा रखा है पूरा, ये पूरा आपका, ये देखिए गुप्ता एम्पायर मैंने कम में किया, नीचे तक है पूरा। ठीक है, ये आपको गुप्ता एम्पायर का एक्सपेंशन आपको दिखा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है नीचे, इसको पढ़ लेते हैं। द गुप्ता एम्पायर्स एक्सटेंट, तो गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंट कहां तक था? नोट दैट द वाकाटकाज वर द एलाइज ऑफ द गुप्ताज। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि जो वाकाटक थे वो गुप्ताज के एलाइज थे, सहयोगी थे। द गुप्ताज क्लेम टू हैव कंक्वेर्ड पार्ट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट डाउन टू द पल्लवाज whom they may have briefly subdued। तो इसमें आपको जो पल्लव थे उनके राज्य भी आपको शामिल दिखेंगे। जो गुप्ता शासक थे वो उन्होंने क्या किया, जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट थे उसके भी कुछ भागों को जीत लिया था। ठीक है, और इसमें जो पल्लवों के राज्य थे वे भी सम्मिलित थे, जिन्हें उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया था, अंडर में। ए ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन गुप्ताज एरा, गुप्ताज एज। तो जो गुप्ताज का युग था, गुप्ताज एज थी, उसमें एक भारतीय समाज के, इंडियन सोसाइटी के बारे में एक यात्री ने लिखा है। चलिए उसका वर्णन जानते हैं। चाइनीज ट्रेवल फाशियन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको फाशियन। तो फाशियन प्रोनाउंस एज फाशियन विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 5th सेंचुरी सीई। तो यहाँ पर एक चीनी यात्री के बारे में बात हो रही है, चाइनीज ट्रेवलर के बारे में, जो कि चीनी यात्री है फाशियन, जो 5th सेंचुरी सीई में, अर्ली 5th सेंचुरी सीई में इंडिया में आया था। He set out on this long and difficult pilgrimage to visit sacred Buddhist sites, learn from the renowned Indian scholars, and collect manuscripts of Buddhist texts so he could take them back to China। तो उसने बहुत सारे जो पवित्र बौद्ध स्थल थे और ग्रंथों की जो पांडुलिपियां थी वो इकट्ठी करने के लिए एक लंबी और बहुत कठिन यात्रा पर वो निकले थे। किसकी? बौद्ध धर्म की, बुद्धिस्ट साइट्स की। तो फाशियन ट्रेवल्ड extensively across India, observing her culture, governance, and society, and recorded his experience and observations for the people of his homeland and for us too, since his travelogue has survived to this day। तो जो फाइशियन थे वो पूरे भारत में व्यापक रूप से उन्होंने इसकी यात्रा की थी। यहाँ की जो संस्कृति थी, शासन की व्यवस्था थी, समाज, इन सबको उन्होंने देखा और अपना जो अनुभव उन्होंने उनको अनुभव फील हुआ, उनको उनके बारे में उन्होंने लिखा अपने देश के लोगों के लिए, और जो आज हमारे देश के लोगों के लिए भी हम उसको रेफर करते हैं। ठीक है, तो जो उनका ये ट्रेवलॉग है, वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, वो आज भी उपलब्ध है, अवेलेबल है। Now below is an excerpt from his travelogue where he records his observations of the society in the Gupta era। तो यहाँ पर जो उनके ट्रेवलॉग मतलब यात्रा का वृत्तांत है, उसका एक छोटा सा अंश दिया गया है जिसमें गुप्ता एरा के बारे में उनकी टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशंस है। द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी। जो लोग थे वो बहुत नंबर में बहुत ज्यादा थे और खुश थे। दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड और अटेंड टू ऑफिशियल्स। उन्हें रजिस्टर्ड करने या अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी। दोज हु फार्म रॉयल लैंड पे ए पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन।
तो जो लोग रॉयल लैंड, राज्य के जो भूमि होती थी उस पर खेती करते थे, वे अपने अनाज का एक भाग के रूप में राज्य को देते थे। द किंग गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स हैव सैलरीज। जो किंग्स के जो गार्ड थे, राजा के जो अंगरक्षक थे, उसकी रक्षा करने के लिए उसके सेवक थे, उनको सैलरी मिलती थी उस टाइम पे। द सिटीज आर ग्रेटेस्ट इन द मिडल किंगडम, दैट इज गंगेटिक प्लेन्स। तो जो साम्राज्य था ये, वो गंगा के मध्य में, ठीक है, जो गंगा के मैदान है उनके सेंटर में सबसे बड़े हैं। एंड द इनहेबिटेंट्स आर रिच, प्रोस्पेरस एंड प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइटसनेस। राइटसनेस मैंने आपको शुरू में बताया था, धर्म होता है, ठीक है। तो जो लोग थे, यहाँ के निवासी थे, वो बहुत अमीर थे, समृद्ध थे, काइंडनेस दयालु थे और धर्मनिष्ठ हैं, वो बता रहे हैं। हेड्स ऑफ वैश्य फैमिलीज, दैट इज मर्चेंट और ट्रेडर्स, इस्टेब्लिश हाउस फॉर चैरिटी एंड मेडिसिन। तो जो वैश्य, आपने 4 जाति 4 वर्ण व्यवस्था सुनी थी कि कौन कौन सी, क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य का क्या काम था? वैश्य का काम था ट्रेड करना, ठीक है, व्यापार करना है, व्यवसायी। तो जो वैश्य परिवार थे, जो कि ट्रेडर थे या व्यवसायी थे, उनके जो हेड होते थे, मुखिया, वो दान के लिए और औषधि के लिए भवन बनवाते थे, हाउस बनवाते थे। द पुअर ऑर्फन्स एंड द सिक आर केयर्ड फॉर। तो वहां पर जो पुअर थे, गरीब थे, अनाथ थे, उन रोगी थे, उनकी देखभाल की जाती है। डॉक्टर्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड द नीडी रिसीव फूड एंड मेडिसिन। तो जो डॉक्टर हैं वे वहां पर वैद्य थे, वैद्य कहते थे उनको, वैद्य थे, वे उपचार करते थे और निर्धन को भोजन और औषधि मिलती थी, खाना और दवाइयाँ। द सिटी हैज मैनी वेल्दी वैश्य एल्डर्स एंड फॉरेन मर्चेंट्स विद ब्यूटीफुल होम्स। तो जो नगर था उसमें बहुत सारे धनवान, ठीक है, एल्डर्स मतलब वरिष्ठ, वैश्य और विदेशी व्यापारी रहते हैं, जिनके घर बहुत सुंदर हैं। द लेन्स आर केप्ट इन गुड ऑर्डर। तो जो गलियां हैं वे अच्छी तरह से, गलियों को अच्छी तरह से व्यवस्थित रखा गया है। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक, तो बौद्ध राज्यों का एक रिकॉर्ड है। किंगडम्स AD 399 टू 414, ट्रांसलेट बाई, ये ट्रांसलेट किया है जे लेगने, और ये कब से कब का, 399 से 414 के बारे में हमें बताता है कि उस टाइम में लोग कितने खुश थे, कैसे लोग काइंडनेस की मिसाल देते थे और कैसे एक दूसरे को हेल्प करते थे। जो वैश्य थे वो दूसरों के लिए खाने, रहने के लिए, दवाइयों के लिए सारी चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, चलिए पता लगाते हैं। रीड द एक्सर्ट फ्रॉम Fascian given above and identify the key features of the society he described। तो ऊपर जो आपको फाशियन के यात्रा का विवरण दिया गया उसको पढ़िए और उसके द्वारा जिस समाज की उसने वर्णन किया है उसके की फीचर्स को आप पहचान कीजिए, डिस्क्राइब करिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड कंपेयर योर नोट्स विद योर फ्रेंड। तो आप अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन लिखिए और अपने दोस्तों की ऑब्जर्वेशन के साथ में उनको कंपेयर करिए। यू माइट बी सरप्राइज टू सी हाउ डिफरेंटली अदर इंटरप्रेट द सेम टेक्स्ट। तो आप देखेंगे कि किस तरह से, आपको ये देखकर आश्चर्य हो सकता है कि दूसरे लोग किस तरह से इस पूरे अंश की अलग अलग एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे इसको अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं। Now, excerpts from historical account like Fashion are valuable sources, but they reflect only the writer's perspective and focus at one point in time and for a limited portion of the society they describe। तो जो फाशियन है, ऐसे ऐतिहासिक विवरणों से, तो फाइशियन जैसे के ऐतिहासिक जो विवरण है उनसे लिए गए अंश बहुत ही ज्यादा मूल्यवान सोर्स होते हैं, लेकिन ये केवल एक विशेष समाज और समय के सीमित वर्ग के प्रति लेखक के जो दृष्टिकोण है उसको, पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, उसको दर्शाते हैं। ये पूरा एक फुल इमेज उस टाइम की है प्रोवाइड हमें नहीं कर रहा है, ये बहुत ही छोटे समाज, बहुत छोटी जगह के बारे में बता रहा है केवल। लेट अस नोट हाउएवर, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए
forget that elsewhere in his travelogue, Phaeacian also described the harsh treatment of the Chandelas, who were regarded as outcasts and lived outside the city limits. तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो उसके यात्रा वृत्तांत थे फाइशियन के, ट्रेवलोग थे, उन्हें फाइशियन ने चंडालों के साथ जो कठोर व्यवहार होता था उसका भी वर्णन किया है। चंडाल, ये देखो, चंडाल होते थे जो मुर्दों को जलाते थे, दफनाते थे, मुर्दों को जलाते थे। तो चंडालों के साथ में बहुत कठोर व्यवहार उस समय के लोग करते थे कि चंडाल को गले में या हाथ में पकड़ के कुछ लोहे की चीज उससे बजाते हुए चलना होता था कि भाई मैं आ रहा हूं। तो बहुत लोग उनको देखते भी नहीं थे और बहुत लोग जैसे ही चंडाल गांव में आता था तो उसको बजाते रहना पड़ता था कि ताकि लोग उसकी तरफ ना देखें। तो आउटकास्टेस मतलब बहिष्कृत, जिसको समाज से बाहर कर दिया हो, तो उनको बहिष्कृत माना जाता था जो नगर की सीमा से बाहर रहते थे, सिटी की बाउंड्री से, क्योंकि लोग उनके देखने तक को भी अशुभ मानते थे। छूना तो बहुत ज्यादा अशुभ होता था। तो आउटकास्टेस क्या होते हैं? समवन हु हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम ए सोशल और कल्चरल ग्रुप, इन दिस केस ए कैटेगरी ऑफ पीपल कंसिडर्ड सोशली टू लो टू बी पार्ट ऑफ वर्ण सिस्टम। तो देखिए, बहिष्कृत जो होते थे, आउटकास्ट जो होते थे, वो वैसे ऐसे व्यक्ति होते थे जिसे किसी सामाजिक या सांस्कृतिक समूह द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। और अगर प्रेजेंट एज के बारे में बात करो तो लोगों की एक ऐसी श्रेणी जिसको वर्ण व्यवस्था जो थी, 4 वर्ण थे जिसका हमने अभी डिस्कस किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनसे भी बाहर कर दिया था। वो इनसे भी बाहर थे और सामाजिक रूप से बहुत नीचे माने जाते थे वो, तो उनका बहुत ज्यादा शोषण था। जस्ट एज यू मे हैव परसीव्ड द एक्सर्प्ट फ्रॉम Phaeacian travelogue differently from your friend, a group of historians may examine the same source and draw varied interpretations from it। तो जिस तरह से आपने जो फाशियन के यात्रा वृत्तांत ट्रेवलोग हैं उनके अंशों को अपने मित्रों से अलग अलग ढंग से समझा होगा, उसी तरह से जो हिस्टोरियंस हैं उनके भी समूह ने जो सोर्सेस हैं उनकी जांच करते समय अलग अलग तरह की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि हिस्टोरियंस भी अलग अलग उनको जो सोर्स मिले हैं उसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन करें। हिस्टोरियंस देन लुक एट मोर सोर्सेस टू कोलैबोरेट देयर अंडरस्टैंडिंग। तो जो उनकी समझ होती है उसको और ज़्यादा अच्छे से पुष्ट करने के लिए जो हिस्टोरियंस होते हैं वो फिर दूसरे सोर्सेस को देखते हैं। दिस रिमाइंडर्स द नीड ऑफ एसेस मल्टीपल सोर्सेस, पर्सपेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशंस बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन्स। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले, किसी भी कंक्लूजन पे जाने से पहले, जो डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण और जो व्याख्याएं हैं उनका विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले। तो चलिए, लगभग हमारा आधा चैप्टर कवर हो गया और ग्लिम्प्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर इसको हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो एक ही जगह पर आसानी से अवेलेबल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।